मेरा नाम है रितेश कुमार पंड्या और शायर नाम के वीडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच है अहमदाबाद के जाने माने शायर इरफान अलवी, जो बहुत सालों से तरन्नुम में गजल लिखते हैं और तरन्नुम के लिए वो बहुत ही विख्यात है। और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कई सारे मुशायरों में, कई सारे कवि सम्मेलनों में अपनी गजल से बेहद ही उम्दा काम किया है और अपना नाम किया है। स्वागत है इरफान भाई आपका। जी स्वागत है। तो बताइए, आपकी ये शायर होने की जो सफर है वो किस तरह से शुरू हुई? रितेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने इस शायरी की लाइन से जो सवालात करने हैं वो मुझे इस काबिल समझा कि आप पूछ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है। और अब इसमें आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि मेरे नाना शायर थे। अच्छा। जनाब रहमत अमरोही साहब। ओके। और वो गुजरात विद्यापीठ में उर्दू सिखाते थे। वाह, क्या बात है। और फिर जब तक वो जिंदा थे तब तक मैं छोटा था, मगर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाया। अच्छा। हाँ, वो बहुत, यानी मैं जिस टाइम में मैंने शायरी लिखना शुरू करा तो उस वक्त हमारे नाना जान का इंतकाल हो चुका था। ओके। और रही बात कि मुझे दिलचस्पी कैसे आई, मेरे वालिद साहब को बहुत दिलचस्पी थी मुशायरों में। और मेरे वालिद साहब खुद अफसाने लिखते थे, कहानी लिखते थे। और अभी तो काफी टाइम से उन्होंने छोड़ दिए, मगर अक्सर अहमदाबाद के जितने भी मुशायरे होते थे तो वो मुझे लेके जाया करते थे। वाह, क्या बात है। मैं उनकी उंगली पकड़ के और सारे मुशायरों में शिरकत देता था। और वहां से मुझे शौक पैदा हुआ। और अक्सर 93 से मैंने मेरा बिजनेस में आया, मैं फादर के साथ। तो और उसके बाद जब हम लोग दो चीजें सुनते थे, या तो रेडियो में विविध भारती सुनते थे पुराने गाने, और या तो फिर जो हमारे वालिद साहब जो मुशायरे की कैसेट रिकॉर्डिंग जो करते थे मुशायरों में जा जाके, तो वो मुशायरों के शायरों के शेर हम लोग वो रिकॉर्डिंग में सुनते थे। तो बस उसी को सुनते 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 एक टाइम ऐसा आया, पता नहीं कब, पता भी नहीं चला कि मैं कब शेर कहने लगा, लिखने लगा। और इसमें मुझे तरन्नुम में पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल खुश होता है। और तरन्नुम में ही मैं ज़्यादातर लिखता हूँ। अभी काफ़ी लोगों की फरमाइश पे और रिक्वायरमेंट पे मैं तहत पे भी लिखना शुरू करा है, और वो भी अच्छा हुआ है। वो बहुत, सब लोगों की हौसला अफजाई बहुत अच्छी मिली है। ये बस यूँ समझिए कि तकरीबन मुझे 8 बरस जैसे हुए, 8-9 बरस जैसे हो गए कि मैं खुद के शेर लिखता हूँ। और नहीं तो मुझे अक्सर मेरी आदत ये थी कि मैं बचपने से, मुझे शायरों के नाम के साथ शेर अभी भी याद है। और अभी भी मैं, कोई मौका ऐसा आता है तो मैं वो शायर का नाम लेके और शेर सुना देता हूँ। जैसा मौका वैसा शेर ऐसा। जी 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 जी। लेकिन आपकी बहुत ही बड़ी उम्दा बात है कि आपके नाना जी थे वो उर्दू के प्रोफेसर थे, आपके पिताजी हैं वो भी साहित्य रसिक हैं और खुद भी एक लेखक और कहानीकार हैं। तो आपने एक तरीके से जो आपकी परिवार की परंपरा है साहित्य से जुड़े रहने की, शेरो शायरी करने की, कहानी कहने की, वो आपने एक तरह से जारी रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब एक शायर जो है वो लिखने की शुरुआत करता है तब उसे वो पता नहीं होता कि उसमें इस तरह से उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक व्याकरण है, एक बहर है।
वो एक अपने दिल की बात कहना शुरू करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो उस्ताद लोग होते हैं वो आपको बताना शुरू करते हैं कि इसे तो ख्याल कहते हैं, या फिर ये आपकी एक भावना है जो आपने कही, लेकिन जी। इसे हम गजल नहीं कह सकते या इसे हम नज्म नहीं कहेंगे। तो फिर हाँ। वो आपने उसमें आपने कैसे आगे बढ़े कि किस तरह से आपने वो कैप्चर किया कि इसे बहर कहते हैं और बहर में इस तरह से लिखना है, और उससे हाँ। कौन कौन सी चैलेंज आती है जब हम बहर में लिखते हैं? असल में रितेश भाई, इसमें ऐसा है कि जो सिर्फ मेरी ही बात नहीं, कोई भी नौजवान शायर अगर उसकी शुरुआत करेगा शेर लिखने की, तो सबसे पहले वो रदीफ, काफिया, बहर, छोटी बहर, बड़ी बहर, और वज्न, और वो जो हमारे जो हिंदी के जितने भी हमारे कवि हैं, मित्र हैं, तो वो कुछ उसकी काउंटिंग होती है 21, 12, 21, और वो जो होती है वो, तो ये सब जानना भी जरूरी तो मेरे हिसाब से इतना नहीं है, मगर तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जब तक कि आप रदीफ और काफिया और बहर में नहीं लिखेंगे, तो वो गजल गजल नहीं कही जाएगी, शेर शेर नहीं कहा जाएगा, और इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मगर मेरी पर्सनली राय ऐसी है कि अगर बहर के चक्कर में पड़ेंगे तो गजल नहीं पाएगी। अच्छा, ऐसा है। हाँ। ओके। और बहर सिर्फ एक तरीके की नहीं है, कई किस्म की बहर है, जो ये भी इतनी पता नहीं है। और मैं भी देखो, मेरी उम्र चाहे शायर की उम्र कितनी भी हो, या शायर ना कह लो उसको, आदमी की उम्र, इंसान की उम्र कितनी भी हो, वो हर दिन, हर उसका अगला दिन वो सीख सकता है, कुछ ना कुछ नया उसको सीख सकता है वो, और उसकी उम्र से कोई उसका लेना देना नहीं है। वो अगर मान लो कोई किसी की बात अगर कोई हमसे छोटा भी कह रहा है और वो नॉलेज में हमारे नहीं है और वो सही बात है और वो नहीं जानने मिली है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। हाँ। तो अब तरन्नुम का, ये बहर का, तो ऐसा है मामला कि आपको नॉलेज होना जरूरी है, और बहर से खारिज होगी तो वो फिर उसमें परेशानी होगी। वो फिर आप बड़े स्टेजों पे, बड़े डाइसों पे आप उसको पढ़ना, उस्ताद शायरों के सामने उसको पढ़ना, तो वो आप में नुक्स निकल जाएगा आपका उसमें। तो थोड़ा सा उसमें ऐसा है रितेश भाई कि आपको थोड़ा सा तजुर्बा उसका होना चाहिए, बहर का, ऐसा है। ओके। तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई भी शायर हो, कितनी भी उम्र का हो, कितना भी उसे अनुभव हो, उसे मन से खुला होना चाहिए, और जब भी जहाँ से भी कुछ नया सीखने को मिले, जो जायज बात हो, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी पे मुझे आपका एक शेर याद आ रहा है, जिसमें आपने बेटियों को कहा था कि कमाने में बहुत ही मुश्किल लगती है। हम आपके एक यजमानी के मुशायरे में मिले थे, तभी आपने ये शेर कहा था कि कमाने में तो उम्र भर लग जाती है बेटे। ऐसा एक आप शेर है, वो आप सुना दे तो इस बात को हम मुकम्मल कर पाएंगे पूरी तरह से। जरूर। उसमें शेर ऐसा था रितेश भाई कि मतलब उसका ये था कि सुकून कहाँ है अब जमाने में, सुकून कहाँ है अब जमाने में, सब लगे हैं दिल दुखाने में। क्या बात है। सुकून कहाँ है अब जमाने में, सब लगे हैं दिल दुखाने में, और तुम तो एक पल में रूठ गए, तुम तो एक पल में रूठ गए, अब कई दिन लगेंगे मनाने में। वाह, क्या बात है। कई दिन लगेंगे मनाने में। और जो शेर का आप कह रहे हो, वो शेर ये है कि तुम तो एक पल में रूठ गए, अब कई दिन लगेंगे मनाने में, और बेटे खर्च संभाल कर करना, बेटे खर्च संभाल कर करना, उम्र गुजर जाती है कमाने में। क्या बात है, क्या बात है। बेटे खर्च संभाल कर करना, उम्र गुजर जाती है कमाने में। क्या बात है। बहुत ही उम्दा शेर है कि तुम जब रूठ जाओगी तब बहुत समय लगता है मनाने में, और खर्च बहुत संभल कर करना, उम्र बीत जाती है कमाने में। ये बहुत ही आपने सही बात की, और ये बहुत ही
आपकी ये उम्दा गजल है। तो आपकी ये जो सफर है उसमें आप कैसे देखते हैं, एक शायर का एक जो गजल लिखता है उसका आप सफर कैसे देखते हैं? आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किसी नौजवान को आप देखते हैं तो आप कैसे देखते हैं एक गजलकार के जो गजल लिखता है उसके सफर को? असल में रितेश भाई, बात ऐसी है कि शायर कोई भी हो, चाहे वो तरन्नुम में पढ़ता हो लिखता हो या तहत में पढ़ता लिखता हो, या छोटा या बड़ा शायर हो, चाहे उसका नाम हो या नाम ना हो, मगर शायर का एक तो ये कुदरती देन है, ऊपर वाले की, भगवान की, अल्लाह की ये कुदरती देन है। और दूसरी बात ये है कि शायर हमेशा हमेशा अपने दिल की बात कहता है और सच बात कहता है। जो उसके इर्द गिर्द जो माहौल चलता है, जो उसके मिजाज में, जो उसके जहन में जो माहौल चलता है, और जो उसके साथ आप बीती हो जाती है या कोई घटना घट जाती है या कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है, तो शायर अपनी आप बीती कहता है। मगर वो आप बीती इस तरह कहता है, जब वो सुनाता है तो वो जग बीती हो जाती है। अच्छा, जमाने भर को ऐसा लगता है कि ये मेरी दास्तान सुना रहा है। ओके। तो शायर की बात ऐसी होती है कि वो कहता तो दो मिसरे है, मगर बात उसकी वो पूरे जमाने तक पहुंच जाती है। आप तो इसी बात को आप किसी तरन्नुम में आप कह सकेंगे? आपने जो भी बात कही कि जो कोई भी शायर होता है, जब भी वो अपने अनुभव की, अपने दिल की जो बात कहता है, लेकिन वो समाज में से ही आता है, हमारे आसपास के लोगों में से ही आता है, तो वो पूरे जग की बात हो जाती है। तो अगर इसी बात को आप, शेर एक याद आ गया मुझे, किसी का एक शेर है कि कहानी तेरी रुदादे जहां मालूम होती है, वाह, कहानी तेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। वाह, क्या बात है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। क्या शेर है ये, पता नहीं किसका शेर है, बहुत अच्छा शेर है जिसने भी लिखा है, मगर यही सोच के उन्होंने लिखा है कि कहानी चाहे मेरे साथ हो, आपके साथ हो, कोई ना कोई ऐसा वाकया या कोई ना कोई ऐसा हादसा सभी के साथ पेश आता है, तो वो शायरी में जब वो सुनता है तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए कहा गया है। अच्छा, तो इसी बात पे आपसे एक तरन्नुम की मैं गुजारिश करूंगा कि आपको जो भी इसी विषय पे जो अभी आपकी खुद की लिखी हुई तरन्नुम हो, एक बढ़िया सी गजल जो अगर आप सुनाना चाहें, 2-4 पंक्तियां उसकी। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगा भाई, और आपका हुक्म है, बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। नहीं, मैं गुजारिश कर सकता हूँ, हुक्म तो अरे नहीं भाई, आप एक मतलब एक शेर सुनाता हूं मैं आपको। अंधेरी रात में जैसे कोई उजाला है, अंधेरी रात में जैसे कोई उजाला है, तुम्हारी याद ने ऐसे मुझे संभाला है, तुम्हारी याद ने। क्या बात है। इसी का एक मतलब शेर ये है कि मेरी वफाएं उसे इस कदर बदल देगी, वाह वाह, मेरी वफाएं तुझे इस कदर
बदल देगी। सुना है मैंने के पत्थर पिघलने वाला है, सुना है मैंने के। ये एक मतलब एक शेर ये था। अच्छा, बहुत ही एकदम बढ़िया और बहुत ही उम्दा। मैं आपको इस बात पे पूरी तहे दिल से मैं दाद देना चाहूंगा। आपने बहुत ही एक अच्छा प्रोस्पेक्ट रजू किया कि अंधेरे से बात होके उजाले तक आई, और जब हमारे दिल की बात दुआ से प्रार्थना से निकलती है तो पत्थर भी पिघल जाता है और दुआ कबूल हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा शेर और उम्दा गजल कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बात से मैं आपको बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर मुशायरों में और अलग अलग जगहों पे बेवफाई, टूटा हुआ दिल और ये सब आशिकी की बातें उस पे बहुत ही दाद मिलती है, लेकिन शायर उसी तक रहे आशिकी के हो दिल की बातों पे उसी तक सीमित रहे। तो वो जो लोगों के दिल की बात है, जो कई लोग जो अपने जवान लोग हैं अपनी सरकार से, अपने समाज से ऐसी बात करना चाहता है जो अगर कही जाए तो सुधार हो सके। तो शायर को जो है वो आशिकी, बेवफाई, उसके अलावा जो अलग अलग विषय हैं वो कैसे लानी चाहिए कि लोगों को लगे ये अपनी बात है, इसमें ध्यान देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मतलब इसमें मतलब कुछ तो सच्चाई है कि इसमें ध्यान देना चाहिए। वो हम शायर जो कैसे आगे ला सकते हैं? रितेश भाई, ये जो आखिरी सवाल आपने पूछा ना, थोड़ा सा मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अभी सुनाई दे रही है आपको? हाँ, अभी सही आई। तो मैं ये कहना चाहता था कि कई शायर जो है वो टूटा हुआ दिल, आशिकी उसी पे ही अटका रह जाता है, और अमूमन ऐसा होता है कि उसे दाद मिलती है टूटे हुए दिल पे, आशिकी पे, क्योंकि सभी को कभी न कभी प्यार भी होता है और कभी न कभी उसका दिल भी टूटता है। लेकिन बात उसी तक सीमित रहे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे भी जवान लोग हैं जो उसके भी आगे बात करना चाहता है। तो शायर को ये आशिकी, बेवफाई से आगे कैसे बढ़ना चाहिए ताकि एक समाज की जो बात है वो लोगों तक पहुंच सके? असल में ये मिजाज पे बात करती है रितेश भाई। अच्छा। आप कौन से मिजाज के शायर हो, ये आपके मिजाज पे बात करती है। या तो फिर आप प्रोफेशनल शायर हो तो फिर आपको पब्लिक की डिमांड पे सुनाना पड़ेगा, पब्लिक क्या चाहे। तो अभी जैसे कि काफी शायर ऐसे हैं जो करंट टॉपिक पे लिखते हैं और बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मगर काफी लोग ऐसे हैं जो करंट टॉपिक पे लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनके नसीब और उनकी मेहनत ये चमक गई है। और काफी लोग ऐसे भी हैं शायरों की जमात में कि वो उनका मिजाज एक दायरे में एक है, बस उस दायरे से निकलते नहीं है, वो एक ही मौजू पे, हाँ वो एक ही टॉपिक पे या घुमा फिरा के फिर वही टॉपिक आ जाता है उनकी शायरी में। तो वो थोड़ा सा अलग। हम जो शायर हैं तो ये हम को पब्लिक ने शायर बनाया है, हमको पसंद पब्लिक करती है। तो जो पब्लिक की डिमांड है तो वो डिमांड को तो पूरा करना पड़ेगा। आपको मटेरियल खजाना तो सब रखना पड़ेगा। अच्छा, आप सिर्फ आपकी पोटली में या आपकी गठरी में आप एक ही सामान लेके चलो, आपको हर किस्म का सामान लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है अगर चीजों की हिसाब करें तो शायर जो है वो एक बड़ा सा मॉल है जिसमें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आशिकी निकली, सिर्फ बेवफाई निकली, ऐसा नहीं, सब कुछ होना चाहिए। ये आपने बहुत ही सब कुछ होना चाहिए। और रितेश भाई, असल में बात ये तो सब कुछ होना चाहिए, मगर ये दिल से होना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ इससे उससे नहीं निकलती है। दिमाग आप जितना भी दिमाग लगा लो, मैं यूं सोचूं कि आज मुझे एक गजल लिखनी है तो मैं नहीं लिख सकूंगा। मतलब जब बात तक जो है दिल से निकलनी चाहिए। हाँ, जब तक कि आपका दिल नहीं चाहेगा, जब तक कि आपका मूड नहीं होगा, तो वो वाली बात आप खुद ब खुद तो नहीं ला सकते। सही बात है आपकी। हमारे नाना आपने की, रितेश भाई एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। हमारे नाना की जो एक किताब है, गुलदस्ता गजल जिसका नाम है, तो अच्छा उस किताब में हमारे नाना जान ने एक बात का जिक्र करा है कि मुझसे कभी 6-6 महीने हो जाते थे, बोले एक शेर नहीं लिख पाता था मैं। 6-6 महीने? हाँ, 6-6 महीने गुजर जाते थे मगर मैं एक शेर नहीं लिख पाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 10 मिनट में पूरी गजल हो जाती थी। अरे अच्छा। तो ये शायर के मूड की बात होती है, उसके बस एक टॉपिक या कोई एक मौजू दिमाग में आ जाना चाहिए, तो वो अगर आपके पास एक मतला अगर बन जाता है और वो दमदार मतला है, तो वो मतला आपको हिम्मत देता है कि बाकी के शेरों में लिखने में। ये भी बहुत ही आपने ये बात कही कि शायर का जो मिजाज होता है वो उसी से हिसाब से अपनी शायरी, अपनी गजल, अपने गीत है वो कहता है, सुनाता है। लेकिन उसके पास सब तरह का जो रस होते हैं, 9 रस होते हैं जो जीवन में, खट्टा मीठा, हास्य, दर्द, वो सब रस के उसके पास शायरी होनी चाहिए। मतलब एक पूरी गठरी होनी चाहिए कि जैसे ही वो कहे कि ये वो सब कुछ हम लोगों को दे सके, पब्लिक की डिमांड जो है वो पूरी कर सके और अपनी बात भी कही जा सके। और वो बात दिल से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने दिमाग से सोच लिया और लिख दिया तो भी बात जमेगी नहीं। बात जो है वो दिल से कही जानी चाहिए। असल में रितेश भाई, असल में एक बात ये है कि शेर जो होता है वो कहीं ना कहीं 2 लाइनों में बात अपनी कह देता है जमाने भर की। तो शेर का मतलब ये होता है, आप क्योंकि आपको 2 मिसरों में बात आपकी पहुंचानी है, तो वो 2 मिसरों में इतना दम होना चाहिए तो पूरी दुनिया सुने उसको। सही बात। अभी आपने वो जो शेर कहा था कि जो अंधेरा फैला हुआ वो तुम्हारे उजाले से जा रहा है और मेरी वफा इतनी है कि तुम भी पता की तरह पिघल जाओगे। मतलब वो 2 लाइनों में पता चल रहा है कि वफा करो तो ऐसी करोगी, मोहब्बत कबूल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे ही कोई दिल की बात पे या जो अभी जो चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, उसी पे अगर आपको कोई तरन्नुम या गजल कहना चाहे? अभी का जो माहौल है उस मैं आपको बताऊं, एक मतलब एक शेर सुनाता हूं मैं आपको। जिंदगी में बहुत हैं गलत फहमियां, जिंदगी में बहुत हैं गलत फहमियां, इसलिए बढ़ रही हैं बहुत दूरियां, इसलिए बढ़ रही हैं बहुत दूरियां। सोच सबकी बदलने की मत सोचिए, सोच सबकी बदलने की मत सोचिए, सबकी अपनी है मजबूरियां, सबकी अपनी है मजबूरियां। जिंदगी में
बहुत है गलत फहमियां। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ये से तो आपने एकदम सचोटी कहा कि बहुत सारी गलत फहमियों से बढ़ती हैं बहुत सारी दूरियां, और अपनी सोच किसी पे मत थोपो, होती है सबकी थोड़ी थोड़ी बहुत मजबूरी। बिल्कुल बहुत ही उम्दा और एकदम सचोट ये गजल आपने लिखी है। आपको मैं बहुत ही दाद देना चाहूंगा और शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने ये 4 शेरों में सबकी जिंदगी का फलसफा कह दिया है कि गलतफहमी नहीं होगी तो दूरियां भी नहीं होगी, बहुत और शुक्रिया। सोच पूरी रखोगे तो मजबूरियां नहीं होगी लेकिन नजदीकियां बढ़ती ही जाएगी। बहुत ही उम्दा बात कही आप। जी भाई। तो इसके बाद से मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि ये जो शायर लिखता जाता है बहुत साल हो जाता है और कभी न कभी तमन्ना रहती है कि मुझे भी बहुत सारा नाम मिले, इनाम मिले, और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो हर एक के दिल में आता ही है। लेकिन साथ उसको कैसे देखना चाहिए जब वो बहुत सारा सराहा जाता है या नाम मिलता है, या उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? ये देखो, ऐसा तो होता नहीं है हर किसी के साथ। ये सब किस्मत की बात होती है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका तरन्नुम ठीक नहीं होता है, जिनकी शायरी में दम नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे में बहुत कमी है, और मैं बहुत छोटा इंसान भी हूँ, बहुत छोटा शायर भी हूँ। और मगर मैंने कईयों को ऐसों को देखा है कि जिनकी शायरी में दम नहीं होता है, तरन्नुम में दम नहीं होता है, पढ़ने में दम नहीं होता है, कोई अंदाज नहीं होता है पढ़ने का, उनको अल्लाह भगवान ऐसे मौके दे देते हैं कि उनको बड़े बड़े स्टेज मिल जाते हैं और बड़े प्रोग्राम मिल जाते हैं। तो वो एक प्रोग्राम से उनको दूसरा प्रोग्राम मिल जाता है, तीसरा मिल जाता है। आपका तो वैसे बहुत ही नाम है। आपने 2 दिन पहले शनिवार को सूरत में मुशायरा किया, और उससे पहले भी आपने बहुत सारे मुशायरे किए हैं, बहुत जगह पे आपने शिरकत की है। लोग आपको प्यार से बुलाते हैं कि आइए इरफान भाई, आपकी गजलें तरह आपका नाम है, लेकिन ख्वाहिश रखनी चाहिए कि आप और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो अहमदाबाद का और आपने जो मेहनत की है, जो गजलें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये ख्वाहिश आपकी सही है। और आप अहमदाबाद, सूरत और मुंबई, आपने बहुत 15-20 जगह पे आपने बहुत सारे मुशायरा किए हैं और करते ही रहते हैं, आपको निमंत्रण भी मिलते ही रहते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश ऐसी रहेगी कि आप मतलब बहुत सारे बड़े मंचों पे, जैसे कि आज तक का साहित्य मंच है, वैसे भी जगह पे आप दिखने मिले, और साहित्य में आपकी ने जो भी मेहनत की है उसे एक प्रदान मिले, उसको मुकम्मल लोगों का मतलब राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही तमन्ना है, क्या करें। नहीं, वो ठीक है, आपकी तमन्ना पूरी हो भी रही है, लेकिन ख्वाहिश रखनी बहुत ही अच्छी बात है। तो जिंदगी में वो एक हौसला रहता है आगे बढ़ते रहने का, एक बहाना भी होता है। मगर रितेश भाई, अभी भी मुझे जो मेरा ग्रुप है, जो मेरे कवि हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, तो बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। उसमें से आप भी हो। मैं तो मैं आपके आप लिखते ही इतना अच्छा हो, जैसे कि आपने हम फनकारी ग्रुप में मिले हैं, उसके पहले आपने जो भी मुशायरे हुए हैं 5-6 उस पे भी मिले, तो आपका नाम है कि इरफान भाई मतलब कहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा कहेंगे मतलब। और तरन्नुम में आप जब बोलते हो तो सामने से डिमांड भी आती है कि आपका वो वाला शेर सुनाओ, जैसे मैंने आज वो कहा कि खर्चे वाला शेर है वो सुनाओ। फिर आपका एक माँ की एक गजल है वो सुनाओ। फिर आपकी एक बहुत सारी एक फेमस गजल है घर पे है, एक पुराने घर से नए घर में जाते हो, उस पे भी आपकी एक बहुत ही उम्दा गजल है। लोग उसकी डिमांड करते हैं कि इरफान वो घर वाली गजल सुनाओ। तो देखिए आपकी वो मेहनत है, आपने जो रस लेके मेहनत करके वो सारी गजल लिखी है, चाहे वो घर वाली हो, माँ पे हो, वो लोग सामने से कहते हैं कि आपको सुना, वो पब्लिक डिमांड है। वो आपसे एक बार मिला, आपसे
उससे कहीं परिचय भी हो गया तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे तो ये जो घर की भी बात होगी, माँ की भी बात होगी, और हाँ बाप बेटे से कहता है वो खर्च की बात भी होगी, खर्च का बात। तो आपके पास वो जैसे कहा ना कि सारे पास वहाँ सब अलग अलग तरह की गठरियाँ होनी चाहिए, वो सब गठरियाँ आपके पास है। शुक्रिया शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है यार कि थोड़ा मेहनत की और जरूरत है मुझको भी, और करेंगे मेहनत, क्या करेंगे, फिर नसीब जैसा भी, जो भी नसीब में लिखा हो। नहीं, आप करते रहिए और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और आप कोई भी आपकी पसंदीदा तरुण मुंशी गजल आखिर में सुनाना चाहे, जो भी आपको लगे। जी एक एक मतला, एक शेर मैं तरन्नुम में सुनाना चाहूंगा, जो तक एक मैसेज भी पहुंचे। मुझको हर धर्म से उल्फत है, मुसलमान हूँ मैं। मुझको हर धर्म से उल्फत है, मुसलमान हूँ मैं। है ज़बां उर्दू मगर हिंदी का मेहमान हूँ मैं। है ज़बां उर्दू मगर हिंदी का मेहमान हूँ मैं। मुख्तलिफ दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं। मुख्तलिफ का मायने अलग अलग होता है। मुख्तलिफ दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं। क्या बात है। यही भारत है मेरा, इसकी ही पहचान हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है मेरा, इसकी ही पहचान हूँ मैं। बस ये मैसेज देना था मुझे, एक मतलब एक शेर में। आपने बहुत ही अच्छा मतलब कहा कि सब दोस्त हैं और अपनी पहचान जो है वो जरूर से बतानी चाहिए। तो वाला आपने बहुत ही उम्दा सोच और उम्दा शेर रखा आपने, और ये बहुत ही उम्दा गजल है। ये गजल पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी और मेरी जो मुलाकात हुई है ऑनलाइन शायर के बारे में, गजल के बारे में, तो उसका फलसफा ये है कि शायर को है वो एक खुले मन का होना चाहिए, अपने मिजाज और अपने अनुभव से लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने मिजाज और अपने अनुभव में ही बंधा रहे, उसके पास समाज के हर अनुभव होना चाहिए। मतलब वो एक मॉल की तरह होना चाहिए जिसके पास अलग अलग गठरियां, अलग अलग सामान पब्लिक डिमांड के हिसाब से वो कह सके और लोगों तक समाज की और अपनी बात पहुंचा सके। और शायर को ख्वाहिशें भी रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक दो मुशायरा कर लिया, लोगों से मिलके जो हम छोटे छोटे मुशायरे भी करते हैं उससे भी संतुष्ट ना होके बड़े मंच की और बड़े नाम हो ऐसी ख्वाहिश रखनी चाहिए। उसमें कोई सी बात नहीं है, मतलब ख्वाहिश होती है सबको, वो ख्वाहिश खुल के कहनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करते रहनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बाहर में और एक जो गजल का फॉर्मेट है उसमें लिखना जरूरी है। बाहर में लिखा होगा तो जब भी आप जीवन में बड़े स्टेज पे जाएंगे, बड़े मंच पे जाएंगे, बड़े मुशायरे में जाएंगे, तो जो उस्ताद बैठे होंगे वो भी आपको सलाम करेंगे और आपको तहे दिल से सराहेंगे कि आज आप हमको मिले हो, बहुत ही खुशी हुई। ऐसी बात नहीं।
तो इरफान जी, भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे इतना वक्त दिया, आपने विचार रखे और आपके विचार, आपने जो भी गजलें दी और आपका समय दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से, मेरे और मेरा जो चैनल है ह्यूमर टाइप की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा और आपको सलाम है। और आप इसी तरह अच्छे विचार, अच्छी गजलें करते रहें और लोगों तक पहुंचते रहें, ऐसी मेरी तहे दिल से दुआ है और दुआ जरूर कबूल।